अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज आरा। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म। अब जो आपकी हिस्ट्री रही, आपका हिस्ट्री ऑफ फिंगर टिप्स पे होंगी इंशाल्लाह। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। As you know, the word नेशनलिज्म होता क्या है? यानी कि अगर मैं डिक्शनरी कर कंसल्ट, डिक्शनरी का जो मतलब होता है नेशनलिज्म क्या हो डिक्शनरी में, नेशनलिज्म मतलब गो कौम परस्ती, कौम परस्ती। अगर हम यही डेफिनेशन इंग्लिश में लिखेंगे, व्हाट इज नेशनलिज्म, तो इसका जो आंसर बनता है, नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म इज ए feeling of love and pride towards country। यह डिफिनेशन है नेशनलिज्म की। तोह छ जानन हर कांत शख्स युस तथ कंट्री में रोजान छु, तमिस इंसानस पन्ने कंट्री से बेपनाह मोहब्बत आसान। हिंदुस्तानस में रोजन वाल लुक दपान अस फख्र कि अस हिंदुस्तानस में रोजान। अमेरिका के जो रहने वाले हैं, अमेरिका के लुक दपान अस फख्र कि अस अमेरिका डेवलप्ड लोग। तो इसी तरह हर कोई जो सिटीजन होता है अपनी अपनी कंट्री का, उसको अपने कंट्री के साथ लव होता है। तमिस पन्ने कंट्री से प्राइड आसान, यानी कि पन्ने कंट्री पर फख्र आसान, लव फीलिंग आसान। पन्ने कंट्री पर अमिस इंसानस आसान डिवोशन, अपनी कंट्री पे डिवोशन होता है, यानी कि अकीदा होता है, एतबार होता है, लव होता है, अफेक्शन होता है, प्राइड होता है। तो उसको हम समझते हैं कि यही नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म की जो डिफिनेशन है ये यही है कि नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टुवर्ड्स नेशन। आप लोगों को अगर अपनी कंट्री से मोहब्बत है, प्यार है अपनी कंट्री से, आप फख्र करते हो कि हम इंडिया में रहते हैं, तो आपके अंदर नेशनलिज्म है, तो आपके अंदर कौम परस्ती का जज्बा है। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ, यानी कि मैं नाम बताने जा रहा हूं। यह चैप्टर उसमें गोरे पढ़ून फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सत्याग्रह, जो गांधी जी ने, हमारे बापू ने स्टार्ट किए हैं, बापू ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर, और हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन, रिवोल्ट ऑफ 1857 हम पढ़ेंगे, क्वाइट इंडिया मूवमेंट हम पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपको हिस्ट्री में जाना है, हिस्ट्री के फील्ड में जाना है, मैं प्रॉमिस करके बताता हूं, आप केएस दे दो, आईएएस दे दो, आईपीएस आपको देना है, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। केएस में 10% इसी चैप्टर में आते हैं। आईएएस के पेपर जो मैं आपके सामने शो करने वाला हूं, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग नेशनलिज्म इन इंडिया।
तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, मैक्सिमम 15 मार्क्स का जो पेपर होता है 10th एनसीईआरटी सीबीएसई जेके बोर्ड, वो इसी चैप्टर में आते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपका टाइम जाया मैं नहीं करना चाहता हूं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर हम बढ़ते हैं, आप वीडियो में बने रहें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर मुझे बढ़ना है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की ओर स्टार्टिंग जो है इस चैप्टर की इसी से होती है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या होता है, यानी कि अगर इस जंगों से हुआ क्या सारे खुद गोर्च में याद था जिससे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ एंड स्टार्टिंग कारगिल, यानी कि इसकी बिगिनिंग कब होती है और कब खत्म होती है, डेट्स टू बी नोटेड। तो इसकी जो शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वो होती है 1914 और 1918 तक ये कंटिन्यू रहता है, यानी कि 14 वेरिएंट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रोजन कंटिन्यू 1914 पे 1918 फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है किन दो पावर्स के दरमियान है, कमन कंट्री जंग पानवन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अतमज पावर विद हेल्प ऑफ मैप भी, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। पावर है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक पावर था एलाइड पावर्स, यानी कि एक साइड वाइज एलाइड पावर्स और दूसरे साइड में थे सेंट्रल पावर्स, सेंट्रल पावर्स। एक तरफ एलाइड पावर्स और दूसरे तरफ सेंट्रल पावर्स। द फाइट बिटवीन एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स इज कॉल्ड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आई बात समझ? सर एलाइड पावर्स क्या होते हैं, सेंट्रल पावर्स क्या होती है, हमें ये पता ही नहीं क्या एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स क्या होते हैं। जरा देखिए, एक शॉर्ट ट्रिप मैंने आपके लिए लाया है। अक्सर कौशल कहावत तैस बूजमत कौशल कहावत खास नफर सुन नाव दब यथ लेक्चरस मज एलाइड पावर्स मज नफर अख तमिस था बह नाव, तमिस नाव जवार का JABR जबार, और याद रखना जबार JABR ये एलाइड पावर्स है। वेट मैं बोलूंगा JABR क्या होता है, फार्मूला में डिफाइन करूंगा। और सेंट्रल पावर्स में थे गोवा GOA। कौन कहावत था जो याद तो युस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज यो जबार गोवा। रिपीट में फिर से करूंगा, जबार गोवा, जबार वॉज एलाइड पावर, गोवा वॉज सेंट्रल पावर। सर जबार हमें डिफाइन कीजिए, जबार क्या होता है जरा देखिए। जबार का मतलब क्या होता है? जे मतलब जापान, J फॉर जापान, A फॉर अमेरिका, A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, ब्रिटेन कंट्री का नाम है, और R फॉर रशिया, RUSSI। आई बात समझ? जबार की जो फुल फॉर्म है, जबार मतलब गो जापान, J से जापान, A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, R फॉर रशिया। यानी कि अके ना से ये 4 कंट्री, कौन कंट्री? जापान, अमेरिका, रशिया तो ब्रिटेन, ये मनोनुक एलाइड पावर्स।
सेंट्रल पावर से अब हम समझेंगे। सेंट्रल पावर से GOA, गोवा, जवाहर गोवा, गोवा है, अब डिफरेंट गोवा करना है। G फॉर जर्मनी, जर्मनी, G फॉर जर्मनी, O फॉर ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, और A फॉर, यहां मैं लिखूंगा A फॉर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, HUNGRY, ऑस्ट्रिया हंगरी। यानी क्या, जो सेंट्रल पावर्स थे, सेंट्रल पावर्स में 3 कंट्रीज थी। कस कंट्री आता उसमें सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ओटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी। ओटोमन एम्पायर भी कंट्री का नाम था खिलाफत उस्मानिया, यानी कि मुसलमानों की हुकूमत। ठीक, फिर से मैं रिपीट करूंगा। एलाइड पावर्स में थे जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया। सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी। ये बात आपको याद रखनी है। अब विद द हेल्प ऑफ मैप आई विल शो यू एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। जरा देखिए, जरा देखिए, ये जो विजुअल्स है आपके सामने, ये जो है देखिए, जर्मनी है, ऑस्ट्रियो हंगरी है ना, ओटोमन एम्पायर है, ये वाली। ये जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगरी, बल्गेरिया प्लस ओटोमन एम्पायर। सर आपने बल्गेरिया बोला ही नहीं, बल्गेरिया इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये फिर बाद में एंटर होती है उसकी। तो मेन जो थे पहले जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर। उनको हम सेंट्रल पावर्स इसलिए कहते हैं, ये बीचों बीच है। जरा आप देख सकते हैं विद्यालय में, ये बीचों बीच के थे सारे कंट्रीज। और ये जो एलाइड पावर्स थे, एलाइड पावर्स आप यहां पे देखोगे, देखिए रशिया यहां पे है, एलाइड पावर्स, ठीक, और ब्रिटेन देखिए यहां पे है, यानी कि सर्बिया। ये बहुत छक रही मैप में ये एक ही जगह पे नहीं थे। उनको हम एलाई कहते हैं, एलाइड पावर्स। फिर उन्होंने एलाई बनाई है वर्ल्ड वार को फोर्ट करने के लिए, इस गेम को खेलने के लिए। तो आप समझे कि ये जो गेम था वर्ल्ड वार फर्स्ट, ये एक मैच था, यानी कि टू डोमिनेट देयर पावर, अपने जो हुक्मरानी है, दबदबा जिसको हम कहते हैं, पनुन दबदब कायम करने खातिर यमो दो पावरों जंग, एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। तो ये आपके सामने मैप रहा। अब हम आगे जाते हैं, तो ये बात आपको समझ आई होगी। तो इसके बाद हम समझेंगे, आपको यहां पे याद रखना है, यानी कि एलाइड और सेंट्रल पावर्स आपने समझा। इसके बाद नेशनलिज्म के साथ हमें क्या फिर लेना देना है, ये तो ऑलरेडी आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा, इसमें तो इंडिया कहीं पे नहीं था। फिर हमें नेशनलिज्म के साथ क्या है, ऐसे नेशनलिज्म से मैं आपको समझाऊंगा, जरा बने रहे इस वीडियो में। उस वक्त यानी क्या 1914 के दौरान, 1918 के दौरान, इस दौरान इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। इस वक्त इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, यानी कि या पूरे इंडिया देखो, ये ब्रिटिश इंडिया मैंने यहां पे बनाई है मैपिंग। यहां पे अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, यहां जो आज का जो बांग्लादेश था, ये था, भूटान था, म्यांमार था, हमारा इंडिया था, ये सारा का सारा ब्रिटिश कॉलोनी थी उस वक्त। तो ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो ब्रिटिश वाले कौन थे? ब्रिटिश वाले ये ब्रिटेन लोग थे। हपरचु ब्रिटेन जंगस मज
दूसरी तरफ ब्रिटेन बाजी खेल रहा था, ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का गेम शुरू किया है। तो दूसरी तरफ इसी वक्त यानी कि हम ब्रिटिश की कॉलोनीज है, ऐसे ब्रिटिश में गुलाम तम साहब। तो हमारे अंदर क्या होता था, ये तो बनता है कि जब ब्रिटिशर्स ऑलरेडी जंग में बिजी है तो हम पे भी उसके, हम इंडिया यानी कि इंडिया पे ऑलरेडी कुछ असरात पड़ेंगे। तो मैं वही असरात को डिफाइन करने जा रहा हूं। यानी कि आप समझे, ये जो मैप है ये ब्रिटिश इंडिया का है, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का मैप है। तो इस वक्त मैं आपको फिर से बोलूंगा, ये ब्रिटिश उस वक्त बेचारा गेम खेल रहा था और हम उसके गुलाम थे उस वक्त। तो दूसरी तरफ जब ये जंग में चला जाता है अलाइड पावर्स की ओर, तो इंडिया पे उस वक्त कुछ असरात पड़ते हैं जो हम यूं लिखते हैं। मैं यहां पे साइड पे ये रखूंगा, तो यहां पे फिर हेडिंग बनती है। हेडिंग देखिए क्या बनती है, हेडिंग इस तरह बनती है कि यानी कि इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि यहां ब्रिटेन, हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी उस वक्त, यानी कि हम ब्रिटिशर जो थे उन्होंने हम पे कब्जा किया था उस वक्त, यानी उस वक्त हम गुलाम थे उनके, जिस वक्त ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक। तो कुछ इफेक्ट्स भी हमारे पर आए हैं, यानी कि जब वॉज ब्रिटेन लर्नर एक्सपेक्ट कमा सर्टेन, तो हेडिंग इस तरह बनती है, इंडिया also affected from the Britain's participation किसमें, in the World War First, in the WW First, in the World War First, यानी कि बेचारा ब्रिटेन तो जंग लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेंट्रल पावर्स के साथ, हमारे इंडिया में उसी का कब्जा है, तो जंग का असर हम पे भी पड़ता है। दो जो फर्स्ट इफेक्ट है हमारा, तो हेडिंग इस तरह बनती है, impacts of World War First on India। यानी कि कौन सा इफेक्ट हम पे आ गया उस वक्त जब ब्रिटेन यहां पे थे, हम पे इंडिया पे कौन सा इफेक्ट आया था जब ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया है। तो जो सबसे पहला जो इफेक्ट था, दैट वाज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये मैं समझाऊंगा, इंक्रीज इन डिफेंस expenditure Britishers imposed
imposed tax on goods and dues। यानी कि जो फर्स्ट इफेक्ट था हम पे उस वक्त अंग्रेज लोगों ने अपनी डिफेंस, अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इंडिया में मुख्तलिफ चीजों पे यानी कि टैक्स लागू किया है। यहां का जो ड्यूज का मसला होता है, यहां पे इंपोज्ड टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जितने भी चीज हमारे इंडिया में आते हैं या यहां से हमारे चीज जाते हैं दूसरे मुल्कों में, तो इन सारे गुड्स पे इंडिया एट द टाइम ब्रिटिशर्स ने यहां पे टैक्स इंपोज किया है। तो ये हमारा फर्स्ट मुसीबत था जिस वक्त ब्रिटेन की पार्टिसिपेशन होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। तो दे इंपोज्ड टैक्स ऑन एवरीथिंग, यानी कि यहाँ की ड्यूज पे भी टैक्स बढ़ाया, एवरीथिंग गुड्स पे टैक्स बढ़ाया, हर किसी चीज पे टैक्स को बढ़ाया। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो दूसरा पॉइंट यहां पे बनता है प्राइसेस ऑफ गुड्स डबल्ड, प्राइसेस ऑफ गुड्स डबल्ड, यानी कि जितने भी चीजों का जो कीमत होता है उनका कीमत डबल किया जाता है उस वक्त, ताकि अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि ब्रिटेन तो ऑलरेडी जंग में था, तो तम साथ फाइनेंशियल सपोर्ट जोड़ा तम क्या कर ब्रिटेन कर सही इंडिया कब्ज ब्रिटेन को तम सही इंडिया ये डिफेंस बचाने खतर, डिफेंस नीड्स फुलफिल करने खतर हर कुछ चीजस पे लागू टैक्स, तो यम ये चीज उनका जो प्राइस होता है तुम प्राइस आओ डबल करना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो तीसरा पॉइंट बनता है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू ब्रिटिश आर्मीज, ब्रिटिश आर्मीज। तो ये पॉइंट आप समझे कि उस वक्त ब्रिटेन को आर्मी की जरूरत थी क्योंकि जंग को लड़ना था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को। तो ब्रिटेन ने हमारे इंडिया में उस वक्त फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया है। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब यहां के जो नौजवान लोग थे उनको फोर्सली आर्मी भर्ती कराए, उनको बोला कि आप हमें सपोर्ट कर दो, आप हमारा जंग चल रहा है, आप आइए, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। यानी कि इंडिया में जीते यंगस्टर्स उनको फोर्स किया जाता है कि आपको ब्रिटेन आर्मी ज्वाइन जरूर करनी है, आपको ब्रिटिश आर्मी जरूर ज्वाइन करनी है। यह भी हमारे इंडिया में उस वक्त का मसला और प्रॉब्लम बनता है। तो इसी साल यानी कि 1918 से लेकर 21 तक इंडिया में क्रॉप्स फेलियर होते हैं, क्रॉप्स फेलियर भी होते हैं इसी साल। एक तो ऑलरेडी ब्रिटेन लोगों ने यहां पे जुल्म किया है, तो दूसरा मसला था कि इसी दौरान यानी कि इंडिया में क्रॉप्स की फेलियर होती है ड्यू टू ड्रॉट, यानी कि यहां पे डाउन होता है। डाउन को रोज भी नहीं किया तो पूरे इंडिया में कुछ हिस्सों में क्रॉप्स की फेलियर होती है, यानी कि लुकनस ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस, लुकनस ऑलरेडी मुसीबत हो, तो इसी दौर में क्रॉप्स की फेलियर भी होती है। यह तीसरी प्रॉब्लम थी। तो जब क्रॉप्स की प्रॉब्लम होती है तो ये बनता ही है कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड भी होती है, ये और एक प्रॉब्लम है। एक्यूट
शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि पूरे इंडिया समझ गए तन साथ ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ये चल रहा था, पूरे इंडिया में शॉर्टेज थी, फूड की शॉर्टेज, लोग बेचारे मर रहे हैं फूड के बगैर, यानी कि लोगों के पास गुज़ा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी क्रॉप फेलियर हुई है, ब्रिटिशर्स ने हर किसी चीज पे टैक्स इंपोज किया है, महंगाई बढ़ गई, तो ये अगला जो प्रॉब्लम था, मुसीबत था इंडिया वालों के लिए उस वक्त ये भी था, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अगला पॉइंट बनता है मनी पीपल डाइड, मनी पीपल डाइड किससे? ड्यू टू फेमाइन, फेमाइन एंड एपिडेमिक, एपिडेमिक। और एक मुसीबत आता है कि इसी दौरान इंडिया में एक बीमारी जन्म लेती है, अकबर, उसका नाम था एपिडेमिक प्लेग। ये वायरल एंड इंफेक्शन डिजीज है, जब ये फैल जाती है तो बहुत सारे लोग मरते हैं इंडिया में। तो ये जो फेमाइन मैंने लिखा है, फेमाइन मतलब फाका कशी, जब शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई तो लोगों के पास ग़िज़ा नहीं था, बहुत सारे लोग मर गए, यानी कि ग़िज़ा के बगैर। ये और एक प्रॉब्लम। तो यहां पे मैं आपको सेंसस एक रिपोर्ट बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू 1921 जो सेंसस हुई है। एक सेंसस होती है 1921 सेंसस, उसी का रिपोर्ट है। पूरे इंडिया में 13 मिलियन पीपल डाई होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921। 13 मिलियन people died, 13 million people died due to famine and epidemic, यानी कि इस बीमारी की वजह से, और ये जो एपिडेमिक बीमारी थी और फेमाइन की वजह से, फाका कशी की वजह से, कम से कम ये रिपोर्ट है, सेंसस है 1921 में जो सेंसस हुई है उसके मुताबिक पूरे इंडिया में 13 मिलियन की लोगों की मौत होती है, यानी कि वो डाई हो जाते हैं। तो ये मुश्किलात थे जो हमें फेस करने पड़े थे जब ब्रिटेन की पार्टिसिपेशन हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। तो जब ये प्रॉब्लम सारे थे इंडिया में, अब हिंदुस्तान में नेशनलिज्म की जरूरत है, यानी कि इन ब्रिटेन को यहां से दफा करने की जरूरत है। तो कोई नहीं उठता है, बल्कि एक लीडर की एंट्री होती है, उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जी। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं इसी गांधी जी को सत्याग्रह के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।